सॉरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, वंदन। आईएसटीडी कोटा चैप्टर, कोटा ज्ञान द्वार एजुकेशन सोसाइटी की ओर से जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, एंड दिस इज टुडे आई एम वेलकमिंग यू ऑन द थर्ड एपिसोड ऑफ हम तुम और कोरोना। आप सभी जान रहे हैं, चुनौतियां हमेशा हमारे मानव जीवन में रहती हैं और उनका हम डट कर सामना करने के लिए मानव जाति जानी जाती है। और बेहतरीन काम करने में चुनौतियों का तन मन बहुत ही तरीके से इसका सामना करके विजेता के रूप में निकलने के लिए हम भारतीयों की पहचान है हमेशा से। हम तुम और कोरोना एक ऐसा इनिशिएटिव जिसमें हमारे बीच में एक एक्सपर्ट होते हैं, एंड जो दे देमसेल्व्स आर कोरोना वॉरियर्स, जो कि पिछली वेव से ही, पिछले साल से ही हमारे साथ कोटा शहर में ही नहीं, पूरे संपूर्ण राजस्थान में सभी जगह अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं निरंतर। तो जब हमने बात की जनरल कोरोना से, हम तुम और कोरोना से सीजन में हमारे साथ पहले डॉक्टर्स हमने इनवाइट किया, डॉक्टर मीनाक्षी शारदा, देन वी हैड, हमने बहुत ही जनरल सेशन था लेकिन बहुत बेहतरीन सेशन हमारा स्टार्ट हुआ। उसके बाद वी हैड डॉक्टर सुरभि गोयल। देन आई गॉट जो हमारी कई सारी चीजें ऐसी थी जो साइकोलॉजिकली हमें वीक करती हैं, मैम ने हमें उसके बारे में बताया। देन आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस कि जब हम बात कर रहे हैं पहली वेव की, जो पहली वेव थी वो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत घातक थी और हमने बहुत कड़ाई से उसका सामना भी किया था और बहुत अच्छी तरह से हम उसको निकाल के आ पाए थे। लेकिन ये दूसरी वेव आई है जो भारत में अभी जो चल रही है, ये बहुत खतरनाक है और इसमें जिसको अब छेड़ा है वो है हमारी युवा पीढ़ी को। आप देखेंगे हमारे पास 20 से लेकर 40, 45, 50 साल तक के जो लोग हैं वो ज्यादा इससे ग्रसित हो रहे हैं। और अब भारतीय संस्कृति में कुछ ना कुछ समय के साथ परिवर्तन तो आया ही है। एक जमाना ऐसा था जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे, लेकिन आज का जो जमाना है वो न्यूक्लियर फैमिली। तो मेरे पास ये प्रश्न बार बार आया कि इस वेव में जो लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं वो जो एज ग्रुप है उनके बच्चे भी छोटे हैं, एंड प्रॉब्लम ये है कि वो न्यूक्लियर। तो मेरा सभी से निवेदन है, प्लीज अपने आप को आप म्यूट करके रखिए। और कार्यक्रम का फॉर्मेट आप सभी जानते हैं कि सीधे एक्सपर्ट को आमंत्रित करेंगे और आप लोग सब अपने प्रश्न जो हैं चैट बॉक्स में हमें लिख के भेज सकते हैं। हम आपको प्रश्न पूछने के लिए अनम्यूट किया जाएगा, देन यू कैन आस्क डायरेक्टली योर क्वेश्चंस आल्सो। अदरवाइज आई वेलकम यू ऑल विद माय टीम। अलोंग विद मी आई हैव मिसेस सुजाता ताठे, प्रोफेसर पीके शर्मा from ISTD and Gyanwar. We are going to take care for this entire session. और आज के भी हमारे जो एक्सपर्ट हमारे बीच में हैं, डॉक्टर अशोक शारदा, एक जानी मानी हस्ती नॉट ओनली फॉर कोटा बल्कि संपूर्ण राजस्थान के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी सर IMA राजस्थान के अनअपोज्ड प्रेसिडेंट चुने गए हैं। बहुत ही अभी अनअपोज्ड सर का सिलेक्शन हुआ है, एज ही इज बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर दिस। Then he is a director for Maitri Hospital और शारदा चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और आज ये तो ठीक है, सर एक बेहतरीन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और कोटा को हम भी छोटे थे, हम भी गए हैं और छोटे छोटे बच्चे सभी इनके पास जा रहे हैं और सर सभी को देखते हैं बहुत ही अच्छे से। लेकिन इसके साथ सरकार इस सिक्के का दूसरा पहलू मैं और आपको बताना चाहूंगी। डॉक्टर अशोक शारदा इज एन एमिनेंट नेम इन सोशल एस्पेक्ट्स ऑल्सो। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनली ही अपने फील्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन अशोक शारदा सर की ये क्वालिटी है कि चाहे वो मुसीबत के समय किसी भी तरह का, चाहे वो जरूरी नहीं है मेडिकल इमरजेंसी, अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसीज ऑल्सो ही हैज ऑलवेज कम फॉरवर्ड टू हेल्प सोसाइटी। और अभी देखिए तो पिछले साल से, जब से कोविड की महामारी का हम लोग सामना कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर एक हेल्पलाइन की स्थापना है। आवश्यकता पड़ने पे, चाहे आवश्यकता पड़ने पे मुफ्त गोपाल पागल हो गए जब फोन करता रहता है यार। मैं निवेदन करूंगी विनय जी अपने आप को म्यूट करें। चाहे वो मुफ्त राशन की व्यवस्था है, जरूरतमंदों को दवाई की व्यवस्था है, या जिस तरह से भी हो सकता है, अशोक शारदा सर का एक बेहतरीन नाम हम हमेशा देखते हैं, काम देख रहे हैं कोटा शहर में सभी के साथ, बल्कि सभी पूरे संपूर्ण राजस्थान में है। तो आज हमारे बीच में ऐसे ही कोरोना वॉरियर डॉक्टर अशोक शारदा का वेलकम करती हूँ मैं। आप सभी से निवेदन, अब हमारे पास क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। मेरे पास जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए थे उसमें से मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन एक पहला ही क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में दिख रहा है।
I'll be taking up this, but इससे पहले मैं ये जरूर बात करना चाहूंगी कि आजकल जो बच्चे हैं, पहला प्रश्न की अगर मैं बात करूं, जो सेकंड वेव आई है सर, सो आई वेलकम यू अशोक शादा सर, ओवर टू यू। मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट आप एड्रेस करें एंड देन विल टेक क्वेश्चन सर। थैंक यू अनीता जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। हम सबको ईश्वर करे जल्दी ही इस कोरोना की महामारी की सेकेंड वेव से मुक्ति मिले, ऐसी हम कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहूँगा, आपके साथ ही पूरी जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि हम इस कोरोना की सेकेंड वेव में अपना धैर्य न खोएं, अपनी हिम्मत न खोएं, अपना धैर्य हिम्मत बनाए रखें और एक दूसरे का हाथ थामे रखें, जरूर से मदद करें जो भी हम अपने स्थान पर कर सकते हैं, और बीमारी से डरे नहीं। हमें सबको लड़ना है और जीतना है, और ईश्वर हमारी मदद करे, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है। मैं कहना चाहूँगा कि सेकेंड वेव में जिस तेजी से महामारी हमारे बीच आई है, उसके कई कारण हैं। कि जिस प्रकार से लॉकडाउन खुला और हम सब ने अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज किया, एक बार की हमको लगा कि कोरोना इस देश से साफ हो गया है, यानी दुनिया से साफ हो गया। हम सब लोग बिल्कुल फ्री हो गए एकदम से, पूरी जनता भी फ्री हो गई, सरकारें फ्री हो गई, और यहाँ तक कि हम मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी हम फ्री हो गए कि हाँ चलो निपटा है काम, भगवान ना करे कोई वेव आए। हमने एंटिसिपेट किया था पर नॉट टू दैट ट्यून। हमको लगा था कि जो इन्फेक्शन प्रथम वेव में लोगों को हुआ है, उससे कुछ न कुछ इम्यूनिटी लोगों में डेवलप होगी और उस इम्यूनिटी के चलते सेकेंड वेव हमारी कमजोर आएगी, लेकिन वो एंटिसिपेशन हमारा करेक्ट नहीं था। और हमारे साथ इसमें उल्टा हुआ कि जो लोग अपने काम पर निकले, जैसे आज अपन कोई भी ट्रैफिक एरिया ले लें, मार्केट एरिया ले लें, कोई भी ऑफिस ले लें, जहाँ एक अपनी प्रोडक्टिव एज होती है, जहाँ पर आदमी 25 साल से लेकर 45-50 साल का व्यक्ति होता है, वह अपने ऑफिस जाता है, अपना कारोबार करता है और अपने जो भी उसका बिजनेस है असाइंड है उसको काम करता है, तो वो जब कम्युनिटी में मिक्सअप होता है तो ही नेवर नो कि वो किस आदमी के संपर्क में आ रहा है और कहाँ पर कोरोना का कैरियर वायरस उसके नाक कान गले में पड़ा हुआ है। इस कारण से हमने देखा कि जब हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हमने पहले वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स को किया, जिसका आज भी प्रभाव हमें नजर आता है। हमारे साथ करीब मेरे छोटे से सेटअप में हमारे साथ 350 लोग काम करते हैं। ईश्वर की कृपा समझिए, वैक्सीन का प्रभाव समझिए। इस 350 लोगों का वैक्सीनेशन जब हमने कराया, मैं बहुत बड़े पुल की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु इस सेकंड वेव में वही लोग हैं जो डटकर खड़े हैं और सब मरीजों का काम कर रहे हैं। यानी उनमें एक विश्वास आया है, आत्मविश्वास आया है, और वो अभी तक बीमारी से बचे हुए हैं। कुछ को यदि कोरोना पॉजिटिव हुए भी तो मध्यम किस्म की इलनेस हुई, माइल्ड इलनेस हुई, और वो अपने आप ठीक हो गए, बगैर भर्ती के ठीक हो गए। तो एक अच्छी बात वैक्सीनेशन की रही है, परंतु हमारे साधनों की सीमितता समझें, सरकार की नीति समझें, पर हम 60 वर्ष से कम लोगों का वैक्सीनेशन बहुत लिमिटेड मात्रा में कर पाए। जब दूसरी फेज में वैक्सीनेशन खुला तो हमने 45 से 60 के लोगों को वैक्सीनेट किया, उससे भी कुछ लोगों को बचत मिली है, मदद मिली है। लेकिन जो मेन वर्ग है हमारा 20 साल से लेकर 45 साल या 25 से 45 कहिए, जो एक्टिव वर्ग है, प्रोडक्टिव वर्ग है, उस वर्ग के रोगी इस बार ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास सेकेंड वेव में। उसका कारण ये है कि एक तो वो एक्सपोजर उनका ज्यादा होता है, वायरस के साथ कांटेक्ट टाइम ज्यादा होता है, भीड़ पब्लिक में ज्यादा रहने का मौका मिलता है, और उन्हें वैक्सीन भी नहीं मिला है। इन सब सारे मिले जुले फैक्टर्स के चलते हम देख रहे हैं कि ये आयु वर्ग इस बार ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जो बिल्कुल अनवैक्सीनेटेड है उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा आ रही हैं। और इस बार एक और नई चीज हमको देखने में आई ध्यान में, कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, कोई साल, 15 साल, 18 साल, 12 साल, ये बच्चे भी काफी पॉजिटिव, जो पिछली वेव में नहीं थे, वो अब आ रहे हैं। कारण क्या है कि ये घर वालों के संपर्क में रहते हैं। अब यदि घर में एक व्यक्ति संपर्कित है जिसको कोरोना पॉजिटिव है, और वो अपना प्रॉपर आइसोलेशन, प्रॉपर मास्किंग, प्रॉपर डिस्टेंसिंग नहीं रखता है, तो उस घर के सभी सदस्य खतरे में होते हैं कि वो कोरोना का संक्रमण ग्रहण कर लेते हैं। तो हमको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जिन लोगों के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दे शुड बी केप्ट मोस्ट प्रोटेक्टेड। उनको बहुत प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, और उनको आइसोलेशन उनका स्ट्रिक्ट मेंटेन करें। बच्चों को भी समझाएं कि मास्क पहने, बच्चों को भी समझाएं कि हाथ धोएं, बच्चों को भी समझाएं कि डिस्टेंसिंग रखें, और हगिंग है, बच्चों का किसिंग है, और ये सब चीजें जो अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन तो हम सबका होता है बच्चों के साथ, लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए।
यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि कोई दूध पिलाने वाली माता संक्रमित है तो वह अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन वो अपने मुंह के नजदीक, नाक के नजदीक बच्चे को न लाए, बच्चे को प्रेम पुचकार न करे, डबल मास्क पहन कर रहे और प्रॉपर हैंड वॉशिंग ब्रेस्ट फीडिंग के पहले करे, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद करे। यानी ब्रेस्ट फीडिंग को यहाँ भी नहीं रोकना है। नंबर 2, बच्चे की नॉर्मल फीडिंग माँ कर सकती है, बच्चे के लिए खाना प्रिपेयर करके दे सकती है, परंतु जो बड़े बच्चे हैं जिनको हम आइसोलेट कर सकते हैं उनको डेफिनेटली अपन को आइसोलेशन में रखना चाहिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, बच्चों में हमें अभी जटिलता नहीं मिल रही है, ये आप बीमारी का वो समझ लीजिए कि उसका वेरिएंट ही ऐसा है, बच्चों में अभी गंभीरता नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि भगवान ना करे कोई तीसरी वेव आएगी तो उस तीसरी वेव में इन बच्चों को गंभीर रोग का सामना करना पड़ सकता है, जैसा हमने स्वाइन फ्लू में देखा। आपका प्रश्न रखें तो मैं जवाब दूं। जी सर, यहाँ पे आपने मेरे 2 प्रश्नों का तो जवाब वैसे भी मिल गया है कि एक प्रश्न यही था कि हाउ कैन आई कीप माय फैमिली सेफ। अगर मेरा बच्चा सिम्टोमेटिक है तो उस बच्चे को तो नहीं कर रहे हैं, तो वो हम बाकी फैमिली को कैसे सेव कर सकते हैं? देखिए, बच्चों में जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो मंदी सिम्टोमेटोलॉजी आती है। अभी जिस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं कोरोना के, वो तेज बुखार लेकर आ रहे हैं, चिड़चिड़ापन, एक्सेस क्राई, बेवजह रोना, कुछ लूज मोशंस, कुछ उल्टियां, कुछ जुकाम, आंखों से पानी बहना, आंखें लाल पड़ना, शरीर पे लाल लाल दाने निकलना, जो सामान्य वायरल फीवर के लक्षण हमको फ्लू के मिलते हैं या किसी भी वायरल इलनेस के मिलते हैं, वो हमें अभी बच्चों में देखने को आ रहे हैं। इनके लिए दवाइयां बिल्कुल सीमित हैं और इनको अब जो बहुत ही गोद के बच्चे हैं उनको तो आइसोलेशन बहुत मुश्किल है, परंतु जो बड़े बच्चे हैं उनको दूसरी टेक केयर, उनकी जो टेक केयर है दूसरे फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं और उनको यदि अपन मदर से आइसोलेट रख लें तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, यदि बच्चा खुद ही भी पॉजिटिव है तो फिर वो पॉजिटिव मदर के साथ या पॉजिटिव फादर के साथ आसानी से रह सकता है। ऐसे में उसके लिए बहुत अधिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। एक हम पैरासीटामोल की दवाई देते हैं, ठंडे पानी का स्पॉन्जिंग पूरे शरीर पर बताते हैं कि उसका बुखार उतरा रहे। तीसरा, उसको विटामिन सी की ड्रॉप्स हम दे देते हैं, और अगर बच्चे 9-10 माह से बड़े हैं तो उनको एजिथ्रोमाइसिन की दवा देते हैं ताकि उनको और जटिलता ना आए। हाँ, यदि बच्चों में श्वास में तकलीफ हो रही है, खांसी बहुत अधिक ज्यादा है, तो उनकी खून की जांचों की और एक्सरे की आवश्यकता होती है। सीटी स्कैन जैसे बड़ों में हम फ्रीक्वेंटली करा रहे हैं, बच्चों में नहीं कराना चाहिए, उसकी किरणें बहुत तेज होती हैं, और बच्चों में जब तक उसके श्वास में तकलीफ नहीं हो, कराहट नहीं हो, सांस की तेजी नहीं हो, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो, तब तक उनको भारी प्रकार के इंजेक्शन उनको नहीं दिए जाते। सर, आप अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। सॉरी सर। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अपने इसमें पोषण का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमारा पोषण जो सामान्य पोषण है, यानी भोजन जो हम करते हैं, वो नियमित तौर पर रोगी को मिलता रहना चाहिए, बच्चा हो चाहे बड़ा हो चाहे अडल्ट हो, कोई हो। अभी जो वैक्सीनेशन की पॉलिसी सरकार की खुली है 18 साल से ऊपर के बड़े के, प्रत्येक व्यक्ति को अपन जिम्मेदारी बना ले, चाहे हमारी संस्था बना ले, चाहे हमारा संगठन बना ले, चाहे मोहल्ले में, परिवार में, घर में, मोहल्ले की विकास समितियों में, विभिन्न मंचों पर समाज के जरिए और अपने अपने सोशल ग्रुप्स के जरिए सबको मोटिवेट करें, प्रमोट करें कि जैसे ही उनका स्लॉट में नंबर आता है वो वैक्सीनेशन कराने जरूर जाए। कारण क्या है कि जब 45 से 60 वर्ष का वैक्सीनेशन खुला तो आप समझिए उसकी 40 से 50% सक्सेस रेट आई। लोगों को फ्री में वैक्सीन उपलब्ध होते हुए, सारी सुविधा फ्री में मिलते हुए भी लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं कि हम उनको मोटिवेट करें, और जो भी युवा वर्ग है उसको जरूर से वैक्सीन लेना चाहिए। 18 साल से लेकर 60 साल तक के अब सबको अलाउ कर दिया है, कोई भी जाकर वैक्सीन कहीं भी लगा सकता है। स्लॉट की बात है तो उसको बुक करते रहें, और जैसे आपका नंबर आता है अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर चले जाएं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 16 जनवरी को इस देश में वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ और 23 जनवरी को हमारे देश के करीब 20% हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग गया था। यानी 7 दिन के अंदर अंदर सरकार का सिस्टम इतना रोबस्ट है, इतना अच्छा सिस्टम बनाया है, इतना कंप्यूटराइज डिजिटलाइज्ड है कि आप देखिए कि व्यक्ति के मोबाइल पर मैसेज आ गया, वैक्सीन की सूचना आ गई, वैक्सीन लगने की सूचना आ गई, उसका सर्टिफिकेट आ गया। इससे ज्यादा क्या टेक्नोलॉजी और सरकार हमारी हेल्प कर सकती है।
जरूरत इस बात की है कि हम उसको ग्रहण करें और हम डरे नहीं। हम बच्चों को तो पकड़ पकड़ के सारे पेरेंट्स वैक्सीन लगा देते हैं, लेकिन जब पेरेंट्स को वैक्सीन लगाने का नंबर आता है वो लोग कतराते हैं। हम अपने याद करते हैं पुराने दिन स्कूल के, जब स्कूल में वैक्सीनेशन लगाए जाते थे तो आधी क्लास तो गायब हो जाती, रास्ता ढूंढती थी भागने का, लेकिन जिनको जबरदस्ती टीका लगाया गया वो आज तक उस बीमारी से बचे हुए। साथियों, चाइना ने इस काम को बहुत खूबी से किया है। चाइना ने हमको वायरस दिया है, इसके लिए हम उनको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल तय है। और ये एक बायोलॉजिकल वॉर है जो हमारे बीच में छेड़ी गई है। पर इस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं। उन्होंने टेक्निकली क्या काम किया है कि प्रत्येक बिल्डिंग के बाहर उन्होंने पुलिस नियुक्त करी। बिल्डिंग में प्रवेश तभी मिलेगा जब आप वैक्सीन लगा लोगे। आपको ऑफिस में प्रवेश तभी मिलेगा जब आप वैक्सीन लगा लोगे। आप मॉल में, आपकी दुकान है, दुकान तभी खोलने दी जाएगी जब आप वैक्सीन लगा लोगे। आप कहीं भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी वर्कर हो, किसी भी सेक्टर के हो, प्रत्येक व्यक्ति को जबरदस्ती वैक्सीन लगाया गया है। और तब की बात से चाइना में आपने देखा होगा कि कोरोना इफेक्टिवली कंट्रोल हुआ है। टीकाकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसको हमको अपनाना चाहिए। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा पोलियो का, मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहूंगा स्मॉल पॉक्स का। हम बच्चे थे, चेचक जहां भी मिले उसको लोग समझते थे कि भी चेचक का टीका नहीं लगा, चेचक का टीका नहीं लगा। लेकिन आप उन वॉलंटियर्स को याद करिए जिन्होंने इस जनरेशन के लिए चेचक के टीके के लिए अपने आप को वॉलंटियर किया और उस टीके को लगवाया, और उनके बाद लोगों को ये विश्वास आया कि हाँ, इनको चेचक नहीं हुई, इन्होंने टीका लगाया तो हमें भी लगाना चाहिए। उन्हीं की बदौलत आज देश से चेचक मुक्त हुआ और ऐसे ही लोगों की वजह से पोलियो मुक्त हुआ। तो हमें टीकाकरण में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, अपनी स्वयं की प्रोटेक्शन पूरा रखना चाहिए। अब वैक्सीनेशन पे लोग प्रश्न उठाते हैं कि ए वैक्सीन लगाऊं, बी वैक्सीन लगाऊं, फाइजर का लगाऊं, जेनिवेक किसका लगाऊं। सारे टीके समान हैं। आपको इनकी जो कमर्शियल वॉर है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हर टीके का प्रोटेक्टिव वैल्यू 60% से लेकर 95% तक है। उसमें 30 से 40% मेरे शरीर का भी जो अवयव है वो काम आता है। ऐसा नहीं है कि दवाई के थ्रू हमको कुछ अमृत तुल्य चीजें दे दी गई है जो कभी उसको मुझे बीमार नहीं होने देगी। लेकिन मेरे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उस टीके को कैसे रिस्पॉन्ड करता है और उसके अकॉर्डिंग मेरे शरीर में कैसी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उस पर निर्भर करता है कि टीके की सफलता की दर क्या है। तो उसके लिए हम ब्लेम ना करें कि भाई टीके के बाद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। और ये मल्टीफैक्टोरियल होता है। टीका कैसा दिया गया है, टीके देने की तकनीक कैसी है, टीका प्रॉपरली कोल्ड चेन मेंटेन कर रहा था नहीं कर रहा था, प्रॉपरली दिया गया नहीं दिया गया, और उस सब के बाद मेरे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसने उसको ग्रहण करके उसको रिस्पॉन्ड किया है या नहीं किया। इसको बोलते हैं टेकअप रिएक्शन। बॉडी हैज टेकन अप द वैक्सीन और नॉट, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमें इस इतनी तकनीकी जानकारी में उलझने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वन वर्ड आंसर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूछे टीके का क्या करूं, टीका लगवाओ, कोई जटिलता नहीं है। सामान्य पैरासीटामोल की गोली से 1-2 दिन का जो बुखार होता है, दर्द हो सकता है, उसको सहन करिए और उसको ये समझिए कि जिस व्यक्ति को बुखार आया, समझो उसके शरीर ने उस टीके को ग्रहण किया है और इसका मतलब है जो आपको टीका लगाया गया है वो असली टीका है, उसमें दवाई है। उसको ऐसा मत समझें कि खाली आपको सामान्य पानी लगा दिया गया है। कुछ लोगों ने ऐसे भी मजाक सोशल ग्रुप से की थी। तो समझिए जिसको बुखार आ रहा है इसका मतलब उस टीके में दवाई गई है। आपको दर्द हो रहा है, समझो दवाई गई है। आपको बुखार आ रहा है, समझो दवाई गई है। तो उसका धन्यवाद मानिए कि आपको अच्छा टीका लगाया गया है। हाँ नीता जी, और कोई प्रश्न है? हाँ जी सर, वी हैव अ क्वेश्चन। सुजाता जी आप पूछें अपना प्रश्न। अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। सुजाता जी। राइट, हाँ। Yes, Dr. Sharda. My question actually you have already answered initially. It is about my nephew who has a baby, 1 month old. He and his mother both are COVID positive and the entire family. But you've already given the answer. आपने शुरू में कह ही दिया कि breast feeding allowed है और बस नाक के पास नहीं लाना चाहिए जी। और कुछ अगर आपको कहना, बस यही था मेरा प्रश्न। बस ये बच्चे का फीडिंग का ध्यान रखना है, फीड पूरा दीजिए, बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसके बुखार की दवा नियमित तौर पर दीजिए। यदि बुखार 99 डिग्री टच करता है तो उसको दीजिए बुखार की दवा।
और सामान्य जुकाम की दवा जो डिकंजेस्टेंट वगैरह अपन देते हैं वो दे सकते हैं ताकि बच्चे में चिड़चिड़ापन ना हो। लेकिन सामान्य केयर जैसे आमतौर पर माँ बच्चे साथ रहते हैं वैसे रह सकते हैं। और नाक और मुंह का जो मैंने डिस्टेंस बताया है, जितना दूर मेंटेन कर सके वो बहुत अच्छी बात है। हम ये भी कर सकते हैं कि ब्रेस्ट फीड कराते समय माँ अपने मुंह को साइड में कर ले या दूसरी तरफ कर ले ताकि बच्चे को, या ऊपर कर ले ताकि उनके जो नाक के और मुंह से जो भाप श्वास की जो गति निकलने वाली है वो बच्चे को डायरेक्ट हिट ना करे। ये हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन ये आया है कि इनकेस अगर बच्चे के अंदर थोड़े भी लक्षण दिख रहे हैं तो क्या वो उसको सीधे डॉक्टर के पास लेके जाना सही है? क्योंकि उनको एक टेंशन ये रहती है कि अगर हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो वहां पे और भी कहीं संक्रमित हो सकते हैं, तो उससे बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो इन दैट केस क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या रश टू द डॉक्टर जैसे कुछ? देखिए, यदि हमें लक्षण है तो अभी समझिए इस समय पे 60 से 70% रोगी सब पॉजिटिव रोगी आ रहे हैं। बच्चों में चाहे टेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम सबको उसी कैटेगरी में मान रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सरकार में छोटे बच्चों की टेस्टिंग का भी प्रोविजन नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई लक्षण है और हम उसको लेकर इस डर से केवल घर में बैठे रहें कि हम कहीं जाएंगे तो हम इन्फेक्शन प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमको इन्फेक्शन प्राप्त करने का उतना ही डर है जितना हम दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं। और सभी जगह आजकल कोविड प्रोटोकॉल की पालना हो रही है और डिस्टेंसिंग सब जगह रखी जा रही है। और उसके साथ में किसी भी लक्षण को इग्नोर ना करें। यदि कोई बीमारी बढ़ती है और फिर अपन दौड़ते हैं तो घर वालों के पास भी और डॉक्टर के पास भी करने का कुछ नहीं होता है। इसलिए समय से उनकी जानकारी लें और उसका इलाज कराएं। ओके, थैंक यू। अशोक शर्मा जी, क्वेश्चन आपका? हाँ, अशोक जी। Dr. Sharda, you told that if there is fever, that means the vaccine is very well taken up. And if somebody doesn't have fever, then what is the status of take up of vaccine? Yes, that's a very good question, sir. इसमें क्या है कि ये शरीर की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं बचपन में हम डीपीटी का टीका लगाते हैं, उसमें से करीब 20 से 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुखार नहीं आता है। यानी कुछ 60 से 70% लोगों को ही बुखार आता है। मेरा कहने का इसका अर्थ ये है कि यदि बुखार आए तो भी उसको बुरा ना माने, बुखार ना आए तो भी उसको बुरा ना माने, क्योंकि जब भी वैक्सीन ह्यूमन यूज के लिए बाजार में दिया जाता है वो पूरी ट्रायल के बाद ही दिया जाता है, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस और सारी ट्रायल देखने के बाद ही आता है। तो बुखार आए चाहे ना आए, अपन ये समझिए कि हाँ हमको टीका लगाना ही है। Okay, thank you very much. Thank you. थैंक यू सर। अभी अगर माइल्ड लक्षण है बच्चे में तो क्या ये जो कहा जाता है कि थोड़ा सा अनुलोम विलोम कराएं या कुछ इस तरह से भी फायदा करता है बच्चों को, कि नहीं आपका मेडिकल डायरेक्ट ट्रीटमेंट की जरूरत? देखिए, जो बड़े बच्चे हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सामान्यतः मैंने देखा कि कई घरों में जहाँ योग का प्राणायाम का प्रचलन है वहाँ 3-4 साल के बच्चे ही योग प्राणायाम शुरू कर देते हैं। और फिर भी मैंने देखा कि जनरली जिन बच्चों को हम सिखाते हैं जो अस्थमेटिक होते हैं या जब बार बार खांसी सांस लेके आते हैं तो 5-6 वर्ष से बड़े बच्चे स्वयं करने लग जाते हैं। उनको एक बार सिखा दें तो जरूर करते हैं। हाँ, उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि हाँ ये अनुलोम विलोम या प्राणायाम करने में उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो। यदि ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उनको अपनी ऑक्सीजन की मात्रा चेक करनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि प्रत्येक सिम्टोमेटिक व्यक्ति बीमारी से डरे नहीं, सामान्य दवाई ले और ऑक्सीजन की मात्रा अपने हर 2 घंटे में अपनी देखते रहे पल्स ऑक्सीमीटर से। और पल्स ऑक्सीमीटर लगाने का सही तरीका है, छोटे बच्चों में पूरे पैर का पंजा उसमें अंदर चला दीजिए, वो बिल्कुल सही आपको पल्स उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बता देगा। बड़ा बच्चा है तो उसका अंगूठा उसमें चला दीजिए तो वो आपको मात्रा बता देगा। उससे बड़ा बच्चा है तो मिडिल फिंगर जो बीच वाली फिंगर होती है वो उसको बता दीजिए ताकि वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सही बता देगा। तो हर 2 घंटे में ऑक्सीजन की मात्रा नापिए और हर 4 घंटे में उसका बुखार नापिए। जब भी बुखार 99 डिग्री के ऊपर जाता है हमें बुखार की दवा देनी है। जब भी बुखार 100 डिग्री के ऊपर जाने लगता है हमको उसको ठंडे पानी से स्पंज करना है पूरे शरीर पे। उस समय पे उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। 6 माह से छोटे बच्चे को खाली माँ का दूध बार बार पिलाना है, उससे उसका हाइड्रेशन अच्छा बना रहेगा। और जो बड़े बच्चे हैं उनको प्लेन वाटर या ORS का पानी हम दे सकते हैं
ताकि उनका बुखार का कंट्रोल जल्दी आएगा। थैंक यू। गोविंद जी, आपने हैंड रेज किया, इज देयर एनी क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन है? गोविंद आईफोन। सर एक क्वेश्चन है, अभी तो वैसे हमारे यहाँ सरकार ने खोला नहीं है, और अभी तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तो अभी 18 से ही खुला है, बट एक प्रश्न मेरे पास आया, क्या ये वैक्सीन बच्चों को भी दी जाएगी? बच्चों के लिए प्लानिंग चल रही है। अभी जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो दैट इज रिकमेंडिंग टू द गवर्नमेंट कि 12 साल से 18 साल तक को भी उसमें टेकअप कर लिया जाए, और इस पे अभी सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स अभी 12 साल से 18 साल के बच्चों की जब गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा हो जाएगा तो इस एज ग्रुप को भी वो जोड़ लेंगे। और हमारा आगे भी परसुएंस रहेगा कि जो बच्चे हैं स्कूल गोइंग एज है ना, स्कूल गोइंग एज से ही बच्चों को दे दिया जाए ताकि इसका स्प्रेड नहीं हो। लेकिन अभी वो बहुत ही प्रीमेच्योरली मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी ये प्लानिंग लेवल पर ही बात है। हमारी आईएपी जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो इज वेरी मच बिहाइंड के यंगर चिल्ड्रन के लिए सेफ वैक्सीन कौन सा है, कितनी डोज सेफ है और कितने इंटरवल पे दी जानी चाहिए। अभी इस पर हमारे डिस्कशन, साइंटिफिक डिलिब्रेशंस चल रहे हैं। हमारा मानना ऐसा है कि जो 4 वीक के इंटरवल यानी जो 28 दिन के इंटरवल पे टीका दिया जा रहा है, उस इंटरवल को भी हम बढ़ा के 3 महीना या 1.5 महीना करें ताकि उसकी इफेक्टिविटी है वो लंबे समय बनी रहे। तो अभी ये सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। अभी तक एज ऑन टुडे बाय रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट हमें 18 साल से नीचे की बात हम अभी नहीं कर पा रहे। Thank you, sir. Is there any other question from any audience? To ask one, I would like to ask one more question. बच्चों को कई बार सर्दी जुकाम आम बात है, हाँ, उनको होता ही रहता है। तो अब हमको ये कैसा पता चले कि उनको कोविड है कि सामान्य जुकाम है? देखिए, जब कोविड आया था तो इसको सामान्य खांसी जुकाम से तुलना की गई थी। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य खांसी जुकाम की तरह ही होते हैं। थोड़ा सा फर्क हमको सामान्य खांसी जुकाम से मिलता है कि जो नॉर्मल फ्लू होता है उसमें फीवर का रेंज कम होता है, 99, 100, कभी भी 101, 102 क्रॉस नहीं करता। कोविड में बड़े रोगी में 101, 102 फीवर आता है। चेहरा बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा लाल सा अपन को लगता है, हॉट फ्लशेस जिसको बोलते हैं अपन, ये थोड़ा लाल सा चेहरा, हाथ पैर लाल होना, शरीर पर रैशेस होना, आंखों से पानी बहना, कोराइजा जैसे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। बहुत कुछ ज्यादा डिफरेंस सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता है कि कॉमन फ्लू को और कोविड को डिफरेंशिएट करे। हाँ, डॉक्टर्स अगर कीनली उसको देखते हैं तो दे कैन डिफरेंशिएट वेरी वेल कि किस बच्चे में अपन को कोविड का टेस्ट कराना है और किस में नहीं कराना है। यहाँ एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पिछली जो वेव थी उसमें हमें ये चीज ध्यान में आई थी कि ये हमारे साथ में जो हमारी सरफेसेस होती है वहां पर कोरोना का वायरस चिपक जाता है, जैसे टेबल पर चिपक गया, कुर्सी के हैंडल पे, डोर हैंडल पे, इन सब पे चिपक गया। तो ये जो थ्योरी है वो सेकंड वेव में थोड़ा कम हमको देखने को आई है। हमको पहले लग रहा था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रहा है, लेकिन अब हमें ये क्लैरिटी आई है कि जो एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है सांस के जरिए, हमारी सांस जो नाक के जो सिक्रीशन है उनके जरिए, मुंह के जो सिक्रीशन है उनके जरिए, प्लस जो हमारी ब्रीदिंग जो सांस का आवन जावन है उसके जरिए ये वायरस ज्यादा फैल रहा है। इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां हमने खुलकर खूब जबरदस्त ओवर यूज किया सैनिटाइजर का, इस बार सैनिटाइजर का यूज थोड़ा कम हुआ है। और अब क्या करने लगे हैं कि जहां सैनिटाइजर का यूज अब करीब 20 से 25% ही मुझे देखने को मिल रहा है, अधिकतर लोग साबुन पर शिफ्ट हो गए हैं। और सरफेसेस के लिए भी अब थोड़ा सा लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, मास्किंग से ये बचेगा, डिस्टेंस से बचेगा और हमारे हाथ धोने से बचेगा। कॉमन व्यक्ति के लिए जो सैनिटाइजर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो अपने पास एक साबुन की बट्टी रख सकता है जेब में। और हम तो बस्तियों में भी काम करते हैं, स्लम्स में जाते हैं, लोगों को उनको यही सिखाते हैं कि 10 रुपए की साबुन की बट्टी लोगे तो वो आपको पूरा 15 दिन हाथ धोने के काम आएगी, अपनी जेब में प्लास्टिक थैली में रख लीजिए। तो ये कॉमन मैन के लिए एक सिंपल सा काम है, कहाँ आप 100 रुपए का सैनिटाइजर खर्च करोगे। तो वो बस्ती का व्यक्ति बड़ा खुशी से उसको ग्रहण करता है और वो भी हाथ धोना सीख गए हैं। उससे फायदा क्या हुआ है कि हमें जो दूसरे इन्फेक्शन थे पेट के,
और जो दस्त के, उल्टी के, वो भी इन्फेक्शन कम देखने को मिले। The baby is under 1 year old. There's a question. Babies under 1 year old and children with certain underlying conditions may be more likely to have severe COVID-19. Yes. अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज है, जैसे कोई कार्डियक डिजीज है, ऑलरेडी चाइल्ड इज सफरिंग विद द रिकरेंट निमोनियाज, अस्थमेटिक कंडीशंस हैं, या कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, या कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी है, उनमें कोविड के इन्फेक्शन की सीवियरिटी बढ़ती है। इन बच्चों के लिए अब पहले नहीं था, लेकिन इस सीजन में हमारी जो एकेडमी है उसने रिकमेंडेशन दे दी है कि जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है सीवियर कंडीशंस में हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। पिछली बार ये हमारी रिकमेंडेशंस नहीं थी। इस बार ये एक अच्छी चीज आई है कि हमारे हाथ में सीवियर जो गंभीर रोग है उसके लिए कम से कम एक दवा आई है, अदरवाइज पहले बच्चों के लिए कोई भी दवा हमारे पास नहीं थी। Sir, there is it airborne? I think you have already answered it. Yes, airborne. Yes, it is. Most of the time it is airborne. Droplet is some part. पहले हम ड्रॉपलेट को मेन मान रहे थे और एयरबोर्न को कम मान रहे थे, पर अब ये ध्यान में आया कि एयरबोर्न इज द मैक्सिमम पार्ट, ड्रॉपलेट इज सम पार्ट। Okay. So there's another question from Adarsh. Adarsh, would you like to ask? Can it spread through pollen grains also? Pardon? Sorry. Adarsh, can it spread through pollen grains also? Not possible. Not possible. Okay, thank you, sir. Yes. Adarsh, you got your answer? Yeah. thank you. Shaila ji, she's asking a question, sir. Please suggest Yeah. post care required after recovering from COVID for 14-year child. Okay. 14-year child recovering from COVID. Yes, post care. That's good. Good. Give good nutrition, good fluid, general take care, general breathing exercises, your pranayams and normal physical activity. No strenuous exercise should be done. कोई भारी exercise जिम वगैरह या वेट लिफ्टिंग या इस तरह का मत करिए। नॉर्मल एक्सरसाइज करिए, नॉर्मल वॉक करिए, प्राणायाम करिए, योग करिए, अच्छा फ्लूइड लीजिए, अच्छा खाना लीजिए। एंड अबव ऑल कीप योर मेंटलिटी वेरी हाई कि मैं ठीक हो गया हूं और मैं वास्तव में कोरोना का हरा के निपटा। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। दिस इज चिल्ड्रन। Sir, तो yes, sir. कुछ नया क्वेश्चन है स्क्रीन पर। Unavoidable trouble. Acha, who is this? BSMG, would you like to ask a question? You can unmute yourself and ask. So the question is unavoidable travel for children below 8 months. What precautions to be taken? Same precautions as you are following in the home. उसकी स्टेटस डाला ना, उसकी ननद ने ये कुछ ऑर्गेनाइज किया उन्होंने बच्चों के संबंध में पूछने के लिए, तो वो जूम पे लगाया मैंने तेरी जूम आईडी पे। Rananjay Singh Pawar साहब, आप अपने आप को म्यूट करिए प्लीज। म्यूट योरसेल्फ। सॉरी सर। जो 8 महीने का बच्चा है वो डेफिनेटली जब भी ट्रेवल करेगा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में डेफिनेटली ही विल गो इन द मदर्स लैप ओनली, माँ की गोद में ही जाएगा। तो सेम प्रिकॉशंस व्हाट डू वी अप्लाई इन द होम आर टू बी अप्लाइड इन द ट्रेवल। ट्रांजिट में जो भी आपके को पैसेंजर्स है उनको शेयर मत करिए, गोद में मत दीजिए, प्रेम पुचकार मत करने दीजिए, अपने पास बच्चे को रखिए और उसको मिनिमम एक्सपोजर होने दीजिए दूसरे लोगों का। क्वेश्चन है सर राकेश कुमार जी का। वैसे तो क्या इस समय बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजा जा सकता है? ओपन एरिया में देयर इज नो प्रॉब्लम। घर में बच्चे बोर हो जाते हैं, बट यू सी योर लॉकडाउन रिकमेंडेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, और जो भी कहीं पब्लिक पार्क वगैरह हैं उनमें एक पर्टिकुलर टाइम पर जब आपकी सख्ती नहीं हो तो बच्चे खेलने को जा सकते हैं। वो अपने पूल ना हो, इकट्ठे ना हो, झुंड ना बनाए और कोई भी खेल ऐसा खेलें जिसमें दूर दूर रहें, एंजॉय करें, मस्त रहें, कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट इट शुड बी इन द ओपन एरिया। साथ एक रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी था मेरे पास कि जब बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं तो क्या उन्हें मास्क लगाना चाहिए? अगर ओपन एरिया में विद द डिस्टेंस मास्क इज नॉट रिक्वायर्ड, पर सेफ्टी, हाँ बच्चे कब नजदीक आ जाएं उन्हें पता नहीं है, खेलते खेलते इतने मशगूल हो जाते हैं, एट दैट टाइम दे रिक्वायर मास्क।
तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू सेंड देम विद मास्क। और ओपन एरिया में खेलते हैं, अगर वो ध्यान रखते हैं बड़े बच्चे डिस्टेंसिंग का, तो मास्क की जरूरत नहीं। आइडियली अभी जो भी घर से निकले, आइडियली स्पीकिंग, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, घर से निकले मास्क लगा के निकले, और कहीं मास्क ना खोले और घर में आके मास्क खोले, और घर में पॉजिटिव है तो वहां भी ना खोले। और वैसे भी सर अभी तो IMA ने भी सजेस्ट किया है ना, ये सॉरी कि घर में भी हम लोग मास्क लगाए, घर में आपस में मास्क लगा के रखें। कोई क्वेश्चन है? सर एक क्वेश्चन ये भी था कि ये जो नॉर्मल हम ऑक्सीजन की जो ले रहे हैं, तो इस ऑक्सीजन रेटिंग बच्चों के लिए भी वही है ना 99 या कि उसके अंदर? एग्जैक्टली सेम है, टेम्परेचर रीडिंग भी सेम है, ऑक्सीजन की मात्रा भी सेम है। नॉर्मली सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल रोग रहित है, उसको ऑक्सीजन की मात्रा 97, 98, 99 के अबव मिलती है। जब हमको शक होता है बीमारी का, तो 97 से 94 के बीच होती है। 94 एक अलार्मिंग कट ऑफ पॉइंट है, 94 के नीचे लगता है हमको अब इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, या जो बिलो 92 जा रहे हैं उनको एडमिशन की जरूरत है। एडमिशन के बाद भी हम कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा 90 से 92, 93 में रखिए। कई लोग क्या करते हैं, एडमिट होने के बाद भी अपनी खुद का जो ऑक्सीजन का नोजल है उसको खोल लेते हैं। जैसे सरकारी नल से कितना अधिक पानी मैं मेरी बाल्टी में ले सकूं, ऐसी इच्छा रोगियों की होती है। मैं उन सबसे यही निवेदन करता हूं कि आप जितनी ऑक्सीजन खुद ज्यादा बिना काम के लेंगे, वो खुद को भी नुकसान करेगी, और जो अगला रोगी जिसको ज्यादा जरूरत है उसका भी नुकसान करेगी। तो अपने अस्पताल में रहते हुए भी अपनी ऑक्सीजन की मात्रा को 92, 93, मैक्सिमम 93, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आप कभी भी उस टारगेट को 97, 99 पहुंचाने की कोशिश मत करिए। यदि आपके लंग्स की कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी तो अपने आप बिना ऑक्सीजन के 97 पहुंच जाएगा। तो रोगियों को हम यही कहते हैं कि 90 से 92 में ऑक्सीजन रखिए, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी आ रही है वह भी पूरी हो जाए, और दूसरा जो रोगी अधिक बीमार है, जिसको उसकी जरूरत ज्यादा है, उसको भी वो मिल जाए। पर अपने यहाँ मानसिकता को हम कभी भी नकार नहीं सकते हैं कि व्यक्ति चाहता है सब सारी जो जितनी भी ऑक्सीजन आ रही सबसे पहले मुझे मिले, दूसरे को बचे ना बचे। रेमडेसिविर मुझे मिले, दूसरे को बचे ना बचे। मेरा स्कोर 6-7 है, 4-5 है, मैं साधन संपन्न हूँ, मैं इधर उधर से फोन करा के अरेंज कर सकता हूँ, तो मुझे तो लगी जाए, 16 स्कोर वाले बनाए बैठा रहे। तो ये जो मानसिकता है, इससे हमको निजात पाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि सभी हम सहोदर भाई हैं। इसको ज्यादा जरूरत है उसको पहले दवा मिले, इसको ज्यादा जरूरत है उसको ऑक्सीजन पहले मिले, मुझे कम जरूरत है तो मुझे ना मिले। ऐसा मेरा अनुरोध है। इसको हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, पर ये अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पिछले 20 दिन से अस्पतालों में देख रहे हैं, बहुत बुरा हाल। I agree with you sir, this is what हम लोगों का काम है। हम पर ये इस प्लेटफॉर्म पे भी हम ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि देखिए आज कोविड किसी को भी हुआ है, वो धर्म जाति भी मत देखिए, अभी तो वो भी नहीं देखना, लेकिन मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया पिछले दिनों से। ये रोज किसी का प्लाज्मा अरेंज हो रहा है, किसी के लिए ऑक्सीजन का ये सब कर रहे हैं। सो प्लीज आस्क द मोमेंट आई मेंशन दिस नेम, ओके नहीं आई कैन नॉट हेल्प दिस मैन, ये सबसे हमें ऊपर उठना पड़ेगा, और ये अब टाइम नहीं है इन सब के लिए। सो आई इनवाइट डॉक्टर अर्पित महेश्वरी टू आस्क योर क्वेश्चन। Basically, I got COVID recently. I diagnosed with COVID on 2nd of May, and I slept with my daughter on 30th of April. And first को मैंने sample दिया था, second को मेरा result आया। तो is there any chance that she got COVID? The first question of mine is whether she is symptomatic or not. No sir, she got cough on 3rd of May, but 8 to 9 times only in a day. After that she was fine. Now she is fine. There is no problem, don't worry. If she is symptomatic persistently, she is having fever, or she is having cough, she is having irritability, body ache, myalgia, excess cry, then only go for testing, otherwise not. Okay sir, okay. Dr. Sunita Chauhan. Thank you sir. Sir, the question from Dr. Sunita Chauhan is, what should be the normal pulse rate of 4 children? Pulse rate in children is a variable aspect. With the age of child, the pulse rate varies. Once I am a newborn and recently born, my pulse rate is 120 to 140. जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूँ, मेरी पल्स रेट रिड्यूस होती है, और समझिए हर 2 साल में 10 से कम आ जाती है।
मोटा मोटा अपन देखें कि एडल्टहुड तक आने में, यानी जब मैं 18 साल का हो जाता हूँ तो मेरी पल्स रेट एडल्ट के बराबर हो जाती है, दैट इज 72 to 76. ओके, एंड अब मेरा एस्पेक्ट आ गया है 80 से लेके 120 तक बच्चों की पल्स रेट हो सकती है। आई एम सॉरी, मैं बीच में प्लीज म्यूट करें, कोई बीच में। कौन सा जानवर है कि मौत आती है तो जंगल की गांव की तरफ प्यार गांव की तरफ आता तुम्हारा। Sir, I have one more doubt. यस, मैं अंकल क्या परिणामों का फलाए कि नहीं, ऐसे ही देख अपना मानो तो क्या होगा मां कहीं सी देगी, लेकिन क्या गरीब लोगों को चीज नहीं मिलेगी फिर। सॉरी, हेलो, yes sir, sorry, start. So you were answering the questions. yes, basically my uncle recently he also diagnosed with COVID and उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94, 95, 96 अप्रोक्स चल रहा है सर। ओके, बट उनकी जो कफ है वो परसिस्टेंट चल रही है, उनकी कफ रुक नहीं रही है। नेबुलाइजेशन चल रहा है इनको, ऐसे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट मैं दे रहा हूँ, फेबी फ्लू एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। ओके, उनको टाइफाइड भी, एंड टाइफाइड वाज लाइक TO 1/240 टाइफाइड। नहीं, मैं दो चीज आप मिक्सअप कर रहे हैं। उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव है क्या? आरटीपीसीआर पॉजिटिव है सर। और सिटी स्कोर क्या है? सिटी स्कोर उनका सर 6 है। 6, ओके, एंड ही इज हैविंग कफ, कफ, राइट। टाइफाइड को कैसे डायग्नोस किया, क्या पॉजिटिव आया है टेस्ट रिपोर्ट में? सर यस सर, ब्लड टेस्ट कराया था सर। पहले टाइफाइड पॉजिटिव आया, ओके, उसके 2 दिन बाद सर जब कफ रुक नहीं रहा था, हेडेक थोड़ा था, तो हमने आरटीपीसीआर करवाया जी। तो नाउ आरटीपीसीआर भी उनका पॉजिटिव आया है। हाँ, बट लाइक उनका कफ रुक नहीं रहा है। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया था हाँ, वो ये है, डॉक्टर ने उनको डॉक्साइक्लिन दिया है, एजिथ्रोमाइसिन दिया है, एंड फेबी फ्लू टैबलेट दिया है, और प्रेडनिसोलोन दिया है, और इसके लिए उन्होंने, डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया, सिफ्टास टैबलेट प्रिस्क्राइब किया था। ओके, इसके लिए तो अगर उनका कफ सबसाइड नहीं हो रहा है और फीवर बना हुआ है तो आपको टाइफाइड फीवर के लिए आईवी एंटीबायोटिक वगैरह पे जाना पड़ेगा, और कोविड का कवरेज आपने दे ही रखा है, और स्कोर 6 है तो ज्यादा रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। तो उसको एक तो टाइफाइड फीवर के लिए आईवी एंटीबायोटिक प्लस आप कोविड के लिए फेबी फ्लू दे ही रहे हैं, ब्रोंकोडायलेटर एक्सपेक्टोरेंट उनको चलना चाहिए, और एक आप स्टीरॉइड दे रहे हैं। सर उनको नेबुलाइजेशन चल रहा है इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड का और साल्ब्यूटामोल का। हाँ, देखिए अभी कोविड के सीजन में कंट्रोवर्शियल इशू है कि अभी अपन को उनको जो नेबुलाइजेशन देते हैं वो इनहेल्ड स्टेरॉइड का नेबुलाइजेशन और उनको ऐड करें, इनहेल्ड स्टेरॉइड का, तो उसकी वजह से उनका क्या जो एक्सपेक्टोरेशन है वो फैसिलिटेट होगा और कफ जल्दी बाहर आएगा। ठीक है सर, ब्यूटिसोनाइड चल रहा है साथ में। हाँ, ब्यूटिसोनाइड दीजिए उनको, अपने डॉक्टर को रिव्यू करा लें एक बार, जो भी एडल्ट फिजिशियन है। सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखाया था झालावाड़। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ फिजिशियन को एक बार रिव्यू करा लें कि सर दोनों प्रॉब्लम है इनके लिए, वो भी अपग्रेड करना हो ट्रीटमेंट तो अपग्रेड कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अभी उनको आईवी में मोनोसेफ और मेकासिन दे सकते हैं? मेकासिन डेफिनेटली, अगर रीनल फंक्शन ठीक है तो मोनोसेफ तो देना ही चाहिए। हाँ, रीनल फंक्शन वाज ओके, नो इश्यूज। मोनोसेफ और मेकासिन दे सकते हैं इनको। हाँ, तो डॉक्टर से मिलके आप तय कर लें। Thank you, Dr. Sir, Dr. Sunita Swami, she asked, so her question is like, what should be the pulse rate for 7 years child? 7 year child? हाँ, 7 साल के बच्चे का कितना पल्स रेट है? नॉर्मल पल्स रेट देखिए उसका 100 से 110 के बीच मिलेगा। 100 से 110 के बीच में 7 साल के बच्चे। बिल्कुल। राठी जी, so we have one more member, Sapna Jain. Do you have any questions? Sapna जी, आपका कोई question है? I think सर वो वैसे ही किया है। सर एक क्वेश्चन है, बट आई डोंट नो, बट हाँ ठीक है, आई नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। आजकल पिछले साल से ही बच्चों का स्कूल जाना तो बंद हो गया है, बच्चे एक्चुअली मुश्किल में हैं। तो पिछले साल से ना स्कूल जा रहे हैं ना खेल के मैदानों में, दोस्तों और सामान्य जिंदगी से भी बहुत बच्चे दूर है। पढ़ाई का भी एक नया ऑनलाइन तरीका आ गया है,
जो अभी हमको तो समझने में समय लगा, लेकिन ठीक है अब बच्चे भी समझने लगे, लेकिन इससे तनाव बहुत बढ़ रहा है। हम अपने आप में भी तनाव महसूस कर रहे हैं, हमारे बच्चों में भी। तो अब आप इसके लिए क्या बिल्कुल सही प्रश्न है ये, बहुत सही बात कही है आपने, और ये बहुत बड़ी समस्या है ऑनलाइन एजुकेशन की। जी सर। अब ये अपने लिए अनअवॉइडेबल हो गया, एक मजबूरी हो गई है कि हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन अपने को ध्यान ये रखना चाहिए कि वो सोशल मीडिया का, मोबाइल का, लैपटॉप का उतना ही यूज करे जितना उसकी एजुकेशन के लिए जरूरी है। क्योंकि पहले उसकी एजुकेशन बुक से हो जाती थी, क्लास से हो जाती थी, लेकिन अब वो सारी एजुकेशन ऑनलाइन स्विच हो गई है। तो पहले उसके पास ऑप्शन होता था कि सोशल मीडिया को एंजॉय कर ले घंटा आधा घंटा के लिए, लेकिन अब द चाइल्ड हैज नो ऑप्शन। जो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन है उसके अलावा उसके लिए बिल्कुल डिबार करना आवश्यक है अपन को। अभी क्या हो रहा है कि इतने साइकोजेनिक पेन एब्डोमेन इतना आ रहा है, जब हम उस साइकोजेनिक पेन एब्डोमेन को देखते हैं तो हमें मिलता है कि उस बच्चे को आंखों की कमजोरी। अब कई बार पेरेंट्स जिद करते हैं कि साहब दर्द तो पेट में, आंखों की जांच आप क्यों करा रहे हैं? करीब 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आंखों की कमजोरी है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमारे आंखों की कमजोरी है। उसकी वजह से बच्चा तनाव में होता है, चिड़चिड़ापन रहेगा, माँ बाप से झिकझिक करेगा, बहस करेगा, सुलझेगा नहीं, और कभी यहाँ दर्द, कभी वहां दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, ये करता रहेगा। तो अपने बच्चों की निगाह की जांच जरूर होनी चाहिए। इस पोस्ट कोविड एरा में अपने को बच्चों की आंखों की जांच बहुत आवश्यक है, जो जो ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बन रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेस को कैसे कम करना है ये फैमिली टू फैमिली आप डिसाइड करिए। किसी बच्चे को म्यूजिक में रुचि है, किसी बच्चे को खेलने में रुचि है, किसी को छत पर घूमने में रुचि है, किसी को छत पर खेलने में रुचि है, कोई छोटी साइकिल वहां चला सकता है। जो भी काम करना है अपने घर के दायरे में रहकर बच्चे को, और उसके साथ समय दीजिए, खुद भी एंजॉय कीजिए। अभी हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से कई जो फैमिलीज जो डिस्टेंट रहती थी, एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए कि जब घरों में बंद होने के बाद पेरेंट्स का समय भी बच्चों को ज्यादा मिलने लगा है और बच्चों के साथ पेरेंट्स का इंटरेक्शन भी बढ़ा है। तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आप देखिए। बुराई तो ठीक है सब जगह दुनिया में मौजूद है, पर उसमें से हम अच्छा क्या निकाल सकते हैं वो सोचें, और बच्चों को साथ रख के खुश रहिए, खुद प्रसन्न रहिए तो बच्चे अपने आप प्रसन्न रहेंगे। सही बात है सर, इसीलिए तो कहते हैं बच्चों के साथ खेलिए, उनकी पढ़ाई में उनकी आप मदद कर ही रहे हैं, उनके साथ व्यायाम कीजिए, कुछ बोर्ड गेम्स खेलिए। दैट इज व्हाट हम लोग अपने अवेयरनेस सेशन पे, और इसी आपको बोला बच्चों के साथ समय बिताने का इतना अच्छा वक्त ईश्वर ने आपको दिया है, एक महामारी के माध्यम से दिया, बस इसी का दुख है। उनकी क्रिएटिविटी अपन डेवलप कर सकते हैं। किसी को ड्राइंग में रुचि है, किसी को क्राफ्ट में रुचि है, किसी को किस सब्जेक्ट में, तो उनको डेवलप होने दीजिए, करने दीजिए उनको। तो सर ऐसे कई सारे बच्चे जो इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माता पिता के साथ भी बैठे, मैं उन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर का सार इस तरह से कर सकती हूँ कि बच्चों को अभी सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप को हाथ में तभी लेना है जब उनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसके अलावा कोई गेम्स नहीं खेलने हैं मोबाइल पे। एग्जैक्टली, ठीक है ना सर? बट आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू गेट रिड ऑफ मोबाइल। बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आजकल तो कंसोल करने के लिए पहला टूल, जैसे पहले बच्चे को माँ की गोद में लिया जाता था कि बच्चा रो रहा है तो माँ की गोद में जाएगा तो चुप हो जाएगा। आजकल माँ की गोद में चुप नहीं होता है, उसको मोबाइल दिया जाता है जब चुप होता है। उसे बताया जाता है 9 महीने का बच्चा तो उस मोबाइल को स्क्रॉल कर लेता है, यूट्यूब खोल लेता है, जो हमारी सोच के बाहर है, जो हमने कभी सोचा नहीं था कि माइलस्टोन्स इतने भी जल्दी आ जाएंगे कि जो जिस बच्चे का फिंगर मूवमेंट 9 महीने पे आ रहा है वो मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। तो हमको ये सब चीज जो एक एडिक्शन के रूप में हमारे सामने खड़ी होने वाली है, उस हम एडिक्शन को कैसे बचा सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई रूल ऑफ थंब इसमें नहीं चल पाता है, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ एक और चीज जो डेवलप हो रही है बच्चों में, एडोलसेंट्स में, वो है जंक फूड की। अभी JUNC करके हमने हमारी IAP ने एक वर्ड निकाला है जिसको पूरे वर्ल्ड ओवर मान्यता मिली है, जिससे हमने जंक को JUNK को JUNC कर दिया है, और उसके पूरे साइंटिफिक डेलिब्रेशंस हमारे हैं कि उनको बताया गया है कि आप अपना जो फूड है, जो हेल्दी फूड है, जो हाई कैलोरी फूड है, जो हाई सॉल्ट फूड है, जो हाई शुगर फूड है, उसको आपको अवॉइड करना है ताकि आपकी ओबेसिटी न बढ़े। अब जब लॉकडाउन की बात आती है, जहाँ फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है और ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ गई है, तो हमारा ओबेसिटी का इंसिडेंस भी बढ़ने वाला है। अभी वर्ल्ड ओवर, पूरे वर्ल्ड में जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो 7 से 8 साल, 7 से 10 साल के बच्चों की ओबेसिटी पर गौर कर रहे हैं।
उनको ये देखा गया है कि अगर इन बच्चों की ओबेसिटी को हम अभी से कंट्रोल करते हैं तो आगे 60-65 साल की उम्र में इनको जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाली होंगी वो नहीं होंगी। तो इसलिए हम उनके फूड पर ध्यान रखें, हेल्दी फूड, होममेड फूड, लो कैलोरी, लो सॉल्ट, लो शुगर, ये तीनों फूड ध्यान रखना है और फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ावा देना है घर ही घर के अंदर। प्लस मोबाइल का यूज उतना करें बैलेंस्ड वे में कि उसकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, उसके ऑनलाइन टेस्ट का नुकसान ना हो, लेकिन आलतू फालतू जो इतना हम सोशल मीडिया पे आई टेल यू जो बुरा एस्पेक्ट है उस बच्चे में उसमें बच्चा इंडल्ज ना हो, भी मैसेज हम दे सकते हैं। True, sir. Thank you so much, sir. Is there any other question? यस, बेसिकली सर कोविड का जो ये कोविड जो वायरस है ये बॉडी में कितने तक परसिस्ट करता है, कितने तक बॉडी में रहता है? देखिए इसमें क्या है, इसको माना गया है कि 4 वीक्स तक रहता है शरीर के अंदर। जब एंटर करता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 72 आवर्स का। उसके बाद जो प्रेजेंट करता है 15 दिन तक ये आपको परेशान करता है। 18वें दिन बाद ये क्रश होना शुरू हो जाता है, इसके जो अंश हैं वो शरीर में बने रहते हैं, यानी यू कैन गेट RT-PCR पॉजिटिविटी इवन एट 3 वीक्स। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इन्फेक्टिव हैं या आप में बीमारी बची हुई है, परंतु वायरस को पूरी तरह शरीर से शेड होने में 3 to 4 वीक्स का टाइम लग जाता है। 2 हफ्ते के बाद ये डेंजरस कम हो जाता है हमारे लिए। 2 हफ्ते के बाद हमें इन्फेक्टिविटी नहीं रहती इसकी, और इसके जो क्रस्ट पार्टिकल्स हैं, इसके जो टूटे हुए अवयव हैं इस वायरस के, वो शरीर में RT-PCR की पॉजिटिविटी दे सकते हैं। तो RT-PCR टेस्ट को ये मत समझिए कि RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये है कि ये अब दूसरों के लिए भी इन्फेक्टिव है। टाइम फ्रेम बहुत उसमें आवश्यक है। 3 से 5 दिन बाद RT-PCR पॉजिटिव आना शुरू होता है, और कभी कभी कुछ मरीजों में 1 महीने तक पॉजिटिव आ सकता है। यूजुअली जो डेंजर पीरियड देखा गया है वो 5वें दिन से लेके 18वें दिन तक का पीरियड है, जिसमें हमको देखना है। उसमें भी खास करके 12 से 18वें दिन का जो पीरियड है वो सबसे डेंजरस होता है, जब वायरस शरीर में टूटकर साइटोकाइन स्टॉर्म फॉर्म करता है, और जिसके लिए बहुत लिमिटेड साधन हमारे पास इलाज के होते हैं। मैक्सिमम रोगी इस साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण ही हम खो देते हैं, और इसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी जितने भी अवेलेबल हैं, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। हम दावे से नहीं कह सकते कि हर साइटोकाइन स्टॉर्म के मरीज को हम बचा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं। तो मीन सर 12 to 18 डे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट 12 to 18 डेज। ठीक है सर। तो आफ्टर 14 डेज अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक कोविड है तो वो किसी और को इन्फेक्ट तो नहीं कर सकता है ना आफ्टर 14 डेज? नहीं। ओके सर, ओके सर। जय श्री कृष्णा सर, मैं संगीता बोल रही हूँ। हम लोग एक्चुअली तीनों ही फैमिली में कोविड हो गया था। 11 अप्रैल को हमारी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, एंड आफ्टर 24 को हमने वापस करवाया तो सर रिपोर्ट अभी हम लोग तीनों सही हैं। बच्चा है मेरा एक 7 साल का, पहले मैं आपको ही दिखाती थी उसे। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब मैं क्या क्या प्रिकॉशन लूं उसके लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। भाई आप तो सही मायने में कोरोना योद्धा हैं, तो तीनों तो सारी प्रिकॉशंस जो आपने अपनाई पहले वही रखिए सारा, और कोई नई बात कुछ करना है नहीं। बस एक्सपोजर अपना कम रखिए, कम्युनिटी में मूव मत करिए, और डिस्टेंसिंग रखिए, मास्किंग रखिए, हैंड वॉशिंग रखिए, जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं इनको, वही फॉलो करिए। तो सर जैसे भी बच्चा नीचे मल्टी में जैसे है तो जा सकता है, ओपन स्पेस में जा सकता है, अभी नहीं भेजूं? ओपन स्पेस में खेलने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। ओपन स्पेस में मास्क लगा के खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल खेलेगा। और सर अभी उसको कभी कभी गले में हल्का सा कुछ मतलब थोड़ा सा इरिटेशन जैसा कभी कभी रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गरारे कराइए, गुनगुना पानी पीने को दीजिए, हॉट वार्म लिक्विड्स दीजिए, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं देना है, जूसेस अवॉइड करिए। सर वो तो वो वैसे ही नहीं पीता सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर डॉक्टर पारुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। सर मैं पूछना चाह रही थी कि आपने बताया 12वां से 18वां दिन काफी सेंसिटिव है अगेन, तो अगर किसी ने कोविड के लिए मेडिसिन ले ली हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी क्या ये सेंसिटिव रहेगा या फिर नॉर्मल प्रिकॉशंस रखने हैं सर? नॉर्मल प्रिकॉशंस रखिए। 12 से 18 मैंने उनको लिए बताया जो जिनको सिम्टोमेटोलॉजी पहले दिन से 12वें दिन तक बनी हुई है, उनके लिए मोस्ट खतरे का टाइम 12 से 18 दिन का। अगर अपन सिम्टोमेटिक नहीं है तो कोई डर की बात जी।
ओके सर। और सर उसके अलावा मेरी सिस्टर और उसके हस्बैंड और उनका बेटा है 8 साल का, तीनों को ही शायद हुआ। हस्बैंड वाइफ का तो कंफर्म था, लेकिन बच्चे में भी कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे। अभी दवाइयां तो उनकी चल रही हैं 10 दिन से और दोनों ठीक हैं वो, लेकिन बच्चे को अभी लूज मोशन है सर। तो उसके लिए सर फिर आप उनको एक तो क्या डॉक्टर से ही कंसल्ट करके दवाइयां लें? हाँ बिल्कुल करना चाहिए। ORS तो जरूर चालू कर दीजिए। करीब 60% जो लूज मोशंस होते हैं केवल ORS से अपने को आराम आ जाता है। उसके साथ में प्रोबायोटिक है, जैसे एंड्रोजर्मिना वगैरह की दवाइयां हम लोग दे देते हैं, तो उसकी वजह से अपन को लगता है कि वो उसी से कंट्रोल आ जाता है। हाँ, अगर मोशन में ब्लड आ रहा है या मोशन इन सब के बावजूद कंट्रोल नहीं, तो फिर एक बार डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट ले। सर बच्चे को भी ये प्रोबायोटिक मेडिसिन वगैरह दी जाएंगी क्या? बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन। सुनीता जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? सुनीता जी, sir, she has mentioned a question. Even after 24 days I am having intermittent chest pain. What should I do? Dr. Sunita. Yeah. Sunita ji, कॉफ है नहीं? positive? कॉफ है नहीं मैडम? खांसी है कि नहीं? Dr. Sunita. She has asked a question, but then she is unmute yourself. आप अपने आप को unmute करें, Dr. Sunita. हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, बोलिए। नो सर, मुझे कफ तो नहीं है, लेकिन 22 डेज हो गए सर, लेकिन चेस्ट में कभी कभी पेन हो रहा है बीच में। अच्छा, सांस में तकलीफ तो नहीं है? नहीं सर, 99 आ रहा है ऑक्सीजन तो। बुखार भी नहीं है? बुखार भी नहीं है। तो थोड़ा सा आप देखिए कि कहीं मेंटल स्ट्रेस तो नहीं है आपको, कि अभी भी कोरोना को याद तो नहीं करती हैं आप। और फिर एक चेस्ट एक्सरे या अपने फिजिशियन से राय जरूर कर लें कि अगर चेस्ट में भारीपन लगता है तो एक अपन छाती का एक्सरे करवा के देख सकते हैं। उससे अपने फिजिशियन को पता लग जाएगा कि भाई कोई इन्फेक्शन रिमेनिंग है या कोई पार्ट ऑफ न्यूमोनिया, कोई एक लोकलाइज्ड न्यूमोनिया तो नहीं बना हुआ है या सर मुझे एक्चुअली पूरे टाइम ही कोई ज्यादा सिम्टम तो नहीं थे, लेकिन HRCT मेरा 7 आया था सर। 7 आया था ना, तो फिर भी अभी दोबारा HRCT की जरूरत नहीं होती अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो। पर अगर चेस्ट में भारीपन है या दर्द है तो एक बार छाती का एक्सरे जरूर करा लें। कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से छोटे मोटे न्यूमोनियाज रह जाते हैं, उनको आप दिखवा लें। अच्छा सर, थैंक यू सर। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। आज का सेशन में 2 मिनट ऊपर ले चुकी हूँ। बहुत ही बेहतरीन सेशन। आई एम हैप्पी टू सी राजेश मंत्री सर। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? He has already come and given a good compliment for the session. मैं आप सबको ये बात जरूर कहूंगी, मैं आमंत्रित करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए, बट सर इट वाज रियली अ वेरी गुड सेशन। मैं क्या है, आप लोगों के साथ थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं कि हम थोड़ा भी ऊपर नहीं कर पाते हैं सेशन को, बिकॉज आपके पास नीचे पेशेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं। इट वाज रियली गुड। आई विल बी इनवाइटिंग डॉक्टर मिसेस सुजाता तातेर फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। Is there any other question? I hope there is no question, sir. Otherwise, we'll be disturbing you once again, sir, for another session. Dr. Sharda, a very, very big thank you from Kota Gyanwar Society and from ISTD Kota chapter. It was really a very, very enlightening session because बच्चों में कोविड के बारे में तो अभी बहुत कम जानकारी है हम सबको, तो और अफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपने बताया बच्चे इतने अफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि सब रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, पार्टिसिपेंट्स ने भी पुट अप किए और आपने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन ढंग से सबका आंसर दिया। तो हमारे काफी हद तक हमारे जो डाउट्स थे क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर बस एक मिनट और मैं लेती हूँ। थैंक यू सुजाता मैम। बट आपको पता है कि मैं अपनी बात खत्म नहीं करती हूँ। मैं आपको बिना बात, चाहे आप पसंद करें या ना करें, लेकिन एक संदेश जरूर छोड़ के जाऊंगी। कोविड-19 की जांच की रिपोर्ट हमें क्या करना है, हमें आपको और मुझको, हम सबको मिलकर इस महामारी को मात ही देनी है। उसको मात देने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम लगातार निरंतर अपने सेशंस के माध्यम से चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ कि कोविड-19 की जब आप जांच के लिए अपने सैंपल देते हैं, तो क्या मैं कोविड पॉजिटिव हूँ या नहीं, तो उसके लिए संभावित संक्रमित अपने आप को मान लीजिए कि मैं संक्रमित हूँ, और जिस दिन आपने सैंपल दिया, जिस दिन आपको लगा, प्लीज आप अपने आप को अपने घर में क्वारंटाइन कर दीजिए।
ताकि घर के दूसरे सदस्यों से आप दूर रहें। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो संपर्क में आए अपने परिचितों और सहकर्मियों को, सभी को संपर्क दिनांक से 5वें से 10वें दिन तक के लिए के मध्य अनिवार्य रूप से नजदीकी किसी भी फीवर क्लिनिक में जाकर अपनी जांच और सैंपल करवाने का रिक्वेस्ट जरूर कीजिए। ये बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आज मैंने सैंपल दिया, मुझे कुछ सिम्टम्स लगते हैं मान लीजिए, और मैं वेट करूंगी कि जब तक मेरी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आती तब तक मैं अपने आप को पॉजिटिव नहीं मानती हूँ। ईश्वर करे रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव आए, हम तो यही कामना करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे आप सभी से निवेदन है, फ्रॉम द डे ऑफ योर सैंपल प्लीज क्वारंटाइन योरसेल्फ इन योर ओन हाउस। और अपने साथ वालों का ये एक प्रिकॉशन है जो हम लेंगे, हम अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए ये प्रिकॉशन। एक और सजेशन है, जैसे कि डॉक्टर शारदा ने बताया था चाइना में जो हो रहा है, हम क्यों नहीं अभी इस ग्रुप में, और हम अपने प्रोपोगेट कर सकते हैं कि हमारे जो घर में हेल्प्स आ रहे हैं उनको तो हम बोल दें कि आप वैक्सीनेशन लो तभी आपको एंट्री मिलेगी। हम अपने लेवल पे शुरुआत तो कर सकते हैं। मैंने अपनी मेड को बोला था कि तुम जितने भी हेल्प्स आ रहे हैं सबको बोला था, यू हैव टू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, देन ओनली यू विल बी अलाउड एंट्री। हाँ, देन आई वेटेड अभी तक तो, बिकॉज वैक्सीनेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके बाद अब स्टार्ट हो गया। उसने मुझे बोला, मैंने रजिस्टर कर दिया। फिर आज उससे पूछा कि तुम्हारा अभी तक नंबर नहीं आया, क्योंकि और लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनके नंबर भी आ गए, वैक्सीन भी लग गए। तो उसने जवाब दिया, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। मतलब अभी तक इन लोगों में इतना इलिटरेसी है, तो हम एक मुहिम टाइप के बना के इनको कैसे मोटिवेट करें, और कम से कम हम इनको स्ट्रिक्टनेस में, चाइना में जैसे सर ने बताया था, डॉक्टर साहब ने बताया था कि पुलिस और ये सब मतलब ऑफिसेज वगैरह सब जगह दे आर सो स्ट्रिक्ट, सो वी कैन आल्सो इंसिस्ट दैट यू शो योर सर्टिफिकेट दैट यू हैव गॉट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। दैट्स अ गुड आइडिया सर, बहुत अच्छी बात है। घर से शुरुआत करें। जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये मुहिम उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही। वही बात है जो मैंने पिछली बार कहा था कि हम आखिर अपने प्रति इतने लापरवाह कैसे हो गए हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम अपना खुद का भी ख्याल रखें और अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखें। तो जब हम अपने ही स्वास्थ्य को लेकर इतने बेपरवाह अभी दिख रहे हैं, तो ये तो महामारी को निमंत्रण है, आइए घर आइए, तो हमें इससे बचना है। और मैं थैंक यू सो मच डॉक्टर अशोक। आप सभी से निवेदन करूंगी, अगर 1 मिनट के लिए अगर आप लोग सब अपना वीडियो ऑन कर लें तो मैं एक फोटोग्राफ लेना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड। बाकी आई एम जस्ट एंडिंग। रियली वेरी नाइस। अरविंद जी है, थैंक यू नीता जी। हमारे पास अगर अरविंद जी यहाँ पर है तो मैं अरविंद जी आपको सुनना चाहूंगी। अरविंद जी is already left. So can we have everyone? आप लोग सब अपना एक बार वीडियो ऑन करेंगे। प्रदीप जी आप फोटोग्राफ लेंगे। प्रदीप कुलश्रेष्ठ जी फोटोग्राफ लीजिए। आप सभी से निवेदन है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। ब्रिजेश विजयवर्गीय जी थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। आज कई पत्रकार हमारे साथ जुड़े, मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आप ही लोगों के माध्यम से ये सेशन आगे सब तक जाएगा। मैं है प्रदीप जी फोटोग्राफ लीजिए। नेक्स्ट सेकंड शीट। प्रदीप जी टेक अ फोटोग्राफ प्लीज। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस फोटोग्राफ के लिए भी हमारा साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी की। So stay tuned with us. We are coming up with another session of हम तुम और कोरोना very soon. Dr. Aris Until, you are waving your hand. So we have members हमारे साथ connect. Thank you. Just to thank Madam. Chairman Dr. Aris Until. Just to thank you, which were very useful session. I enjoyed it. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you Arita for conducting the good session. Yes, ma'am. से रहिएगा, 2 गज दूरी बनाए रखिएगा, मास्क और हाथ धोना कभी मत भूलिएगा। मास्क लगाना है और एक नहीं लगाना, डबल मास्क लगाना है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, आप जो 2 मास्क लगाते हैं उसमें भी हमें आपकी प्यारी सी स्माइल दिखाई देती है।
उसकी आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो हाथ धोते रहिए बार बार, जैसा सर ने बोला, एक साबुन की बट्टी खुद भी यूज करें, और अभी किसी आप रास्ते में चलते हैं एक एक्स्ट्रा रखिए ना, किसी को दे दीजिए। आप गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया कि हम एक साबुन की, जो एक सोप होता है, साबुन की बट्टी जो हम हाड़ौती में कहते हैं, वो अपनी एक जेब में एक एक्स्ट्रा रखिए ना। खुद आप सैनिटाइजर बेशक यूज करते हो, लेकिन 5 रुपए 10 रुपए का साबुन आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए कि भाई तू हाथ धो लेना। मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगी कि कोटा ज्ञानद्वार एजुकेशन सोसाइटी जो है आपके लिए वैक्सीन कैंप्स का हम रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसी के साथ कल से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल कोटा और विश्व हिंदू परिषद गणेश प्रखंड के साथ मिलकर न्यू मेडिकल कॉलेज में, जो हमारा कोटा का कोविड केयर सेंटर है बेसिकली, वहां पर जो कोरोना के संक्रमित मरीज और उनके तीमारदारों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कल से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोग सब उसमें जिस तरह से सहयोग दे सकते हैं जुड़िए, बहुत अच्छा है, सब साथ देंगे। क्योंकि अभी हमने देखा लोगों की व्यथा देख रहे हैं, जो तीमारदार हॉस्पिटल में होते हैं उनको भोजन भी बहुत तकलीफ, या तो वो दवाइयों का, लेकिन उनका खुद का भोजन भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। तो सभी का सहयोग रहेगा। इस्कॉन टेम्पल इसमें साथ आया है, विश्व हिंदू परिषद के साथ हमने एजुकेशन सोसाइटी, हम तीनों संस्थाएं मिलकर आप सभी के सहयोग से इसको एक बहुत ही ग्रैंड लेवल का सक्सेसफुल इवेंट बनाएंगे। आगे ज्यादा लोगों तक हम भोजन की व्यवस्था पहुंचा सकेंगे। So thank you so very much. Stay tuned with us for our next session. I'll be coming again with the very next session. Every Wednesday it is all fixed. Coming Saturday also will be there. Stay tuned with us. Bye. Take care. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Anand. Thank you. Namaste. Thank you so much. अनम्यूट ना करे मैंने। Please send a number for help in medical college Kota. Can we help? I'll be definitely sending this number. सर हमारे साथ अब है नहीं। कोरोना के संबंध में पूछ रहे हैं जिसने